आज सुनिए लियो टॉल्स्टॉय लिखी कहानी क्षमादान। व्लादिमीर कस्बे में इवान दमित्रिच एक्सियोनव नामक एक युवा व्यापारी रहता था। उसकी खुद की 2 दुकानें तथा एक मकान था। एक्सियोनव एक खूबसूरत, घने घुंघराले बालों वाला, गाने बजाने का शौकीन मस्तमौला इंसान था। कुछ वर्षों पहले तक उसे शराब पीने की लत थी और जब अधिक पी लेता था तो उत्पात मचाता था, परंतु शादी के बाद उसने शराब छोड़ दी थी, कुछ खास अवसरों को छोड़कर। एक बार गर्मियों में एक्सियोनव निजनी के मेले में जा रहा था। जब उसने परिवार से विदा लेनी चाही तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, इवान दमित्रिच, मेले के लिए आज मत निकलो, मैंने तुम्हारे बारे में एक बुरा सपना देखा है। एक्सियोनव ने हंसकर कहा, तुम्हें कहीं इस बात का डर तो नहीं है कि मेले में जाकर मुझे शराब पीने का भूत सवार हो जाएगा? पत्नी ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस बात का डर लग रहा है, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने एक बुरा सपना देखा है। मैंने सपने में देखा कि तुम शहर से वापस आए हो और जब तुमने अपनी टोटी उतारी तो मैं देखती हूँ कि तुम्हारे बाल काफी सफेद हो गए हैं। एक्सियोनव हंसा, अरे ये तो शुभ संकेत है, देखना मैं अपना सारा सामान बेचकर अच्छा मुनाफा कमाऊंगा और तुम्हारे लिए मेले से एक अच्छा सा तोहफा लेकर आऊंगा। अंततः परिवार से विदा ले वो रवाना हो गया। जब उसने आधा सफर तय किया उसे एक व्यापारी मिला जिसे वो पहले से जानता था। दोनों रात्रि विश्राम के लिए एक ही सराय में ठहर गए। उन्होंने साथ साथ चाय पी और फिर आसपास के कमरों में सोने के लिए चले गए। एक्सियोनव की आदत देर रात को सोने की नहीं थी। सवेरे जल्दी ही सफर करने की इच्छा से उसने गाड़ीवान को पौ पटने से पहले ही उठा दिया और घोड़ों को गाड़ी में जोतने के लिए कह दिया था। फिर वो सराय मालिक, जो पीछे की तरफ की एक कॉटेज में रहता था, के पास गया और बिल का भुगतान किया और अपनी आगे की यात्रा शुरू की। करीब 20-25 मील जाने के बाद वो घोड़ों को दाना पानी देने के लिए ठहरा। कुछ समय के लिए सराय के गलियारे में सुस्ताया और फिर बाहर निकलकर पोच में दाखिल हो गया। समोवार यानी चाय की केतली को गर्म करने के लिए कहकर वो अपना गिटार निकाल उसे बजाने में मस्त हो गया। अचानक एक 3 घंटों वाली बग्गी घंटियां टनटनाती वहां आई और उससे एक अधिकारी नीचे उतरा। उसके साथ 2 सिपाही थे। वो एक्सियोनव के पास आया और उससे पूछताछ करने लगा कि वो कौन है, कहाँ से आया है। एक्सियोनव ने उसे विस्तार से बताया और कहा, क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे? परंतु वो अधिकारी सवाल जवाब करता रहा और उससे पूछा, पिछली रात तुमने कहाँ बिताई थी? क्या तुम अकेले थे या साथी व्यापारी के साथ? क्या आज सुबह तुमने उस व्यापारी को देखा था? तुमने सवेरा होने से पहले ही सराय क्यों छोड़ दी? एक्सियोनव को आश्चर्य हुआ कि ये सारे सवाल उससे क्यों पूछे जा रहे हैं। खैर, उसने जो कुछ हुआ था उसका पूरा विवरण दिया और कहा, क्यों तुम मुझसे इस तरह की पूछताछ कर रहे हो? क्या मैं कोई चोर उचक्का हूँ या कोई डकैत? मैं अपने व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर हूँ, मुझ पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। तब उस अधिकारी ने सिपाहियों को बुलाते हुए कहा, मैं इस जिले का पुलिस अधिकारी हूँ। हम तुमसे इसलिए पूछताछ कर रहे हैं कि जिस व्यापारी के साथ तुमने पिछली रात बिताई थी उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई है। हमें तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। वे मकान के अंदर घुसे। सिपाहियों और पुलिस अधिकारी ने एक्सियोनव के सामान को खोला और तलाशी लेने लगे। अचानक उस अधिकारी ने चिल्लाते हुए एक बैग में से चाकू निकाला। ये चाकू किसका है? एक्सियोनव ने नजर डाली और खून से सनी उसके बैग से निकले चाकू को देखकर वो भयभीत हो गया। इस चाकू पर खून, यह कैसे हुआ? एक्सियोनव ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन वो एक शब्द भी मुश्किल से बोल पाया, केवल हकलाया, मैं नहीं जानता, ये मेरा नहीं है। फिर पुलिस अधिकारी ने कहा, आज सुबह व्यापारी अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। उसका गला कटा हुआ था। यह घृणित कृत्य तुमने ही किया है। कमरा अंदर से बंद था और वहाँ कोई और नहीं था। खून से सना ये चाकू यहाँ तुम्हारे बैग में है और तुम्हारा चेहरा तथा तुम्हारे हाव भाव सब कुछ बता रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ, तुमने उसे कैसे मारा और उसका कितना धन चुराया? एक्सियोनव ने कसम खाई कि उसने कत्ल नहीं किया था, कि उसने उस व्यापारी को चाय पीने के बाद देखा तक नहीं था, कि उसके पास खुद के 8,000 रूबल के अलावा कोई धनराशि नहीं थी और कि वो चाकू उसका नहीं परंतु उसकी आवाज खंडित थी और चेहरा सफेद झक। वो भय के मारे इस कदर कांप रहा था जैसे वो अपराध उसी ने किया था। पुलिस ऑफिसर ने सिपाहियों को एक्सियोनव को बांधने और बग्गी में बिठाने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने उसके पांव बांधे और उसे बग्गी में लापटका, एक्सियोनव ने क्रॉस का चिन्ह बनाया और रो पड़ा। उसके 8,000 रूबल और सामान उससे ले लिए। उसे पास के कस्बे में बंदी बनाकर भेज दिया गया। व्लादिमीर कस्बे में उसके चरित्र के बारे में छानबीन की गई। उस कस्बे के व्यापारियों और दूसरे रहवासियों ने बताया कि कुछ वर्षों पहले वो शराब पिया करता था और अपना समय बर्बाद किया करता था, लेकिन वो एक अच्छा व्यक्ति है। फिर मुकदमा चला। उस पर आरोप था कि उसने रायाजान कस्बे के एक व्यापारी का कत्ल किया था और उसके 20,000 रूबल लूट लिए थे। उसकी पत्नी विषाद में थी, नहीं जानती थी किस पर विश्वास करे। उसके बच्चे बहुत छोटे थे, एक तो दूध पीता बच्चा था। उन सबको साथ लेकर वो उस कस्बे में गई जहाँ उसके पति को बंदी बनाकर रखा गया था। पहले तो उसे अपने पति से मिलने की अनुमति नहीं मिली, परंतु बाद में बहुत अनुनय विनय करने पर अधिकारियों के आदेश पर उसे बंदी के पास लाया
गया। जब उसने अपने पति को कैदी के कपड़ों में, जंजीरों में बंधे चोरोचक्कों और अपराधियों के साथ जेल में देखा, वो बेहोश होकर गिर पड़ी और लंबे समय तक होश में नहीं आई। फिर उसने अपने बच्चों को अपने पास खींच लिया और उसके पास बैठ गई। उसने उसे घर परिवार की बातें बताईं और उसके साथ जो बीती उसके बारे में पूछा। उसने उसे सब कुछ बताया और पत्नी ने पूछा, अब हम क्या कर सकते हैं? हम जार को याबिका दे सकते हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वो पहले ही जार को याचिका दे चुकी है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। एक्सियोनोव बेजवाब नहीं दिया, बस मायूसी के साथ नीचे की ओर देखता रहा। तब उसकी पत्नी ने कहा, वो ऐसे ही नहीं था कि मैंने तुम्हारे सफेद बाल हो जाने का सपना देखा था। तुम्हें याद है, तुम्हें उस दिन रवाना नहीं होना चाहिए था। उसके बालों पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए उसने कहा, मेरे प्यारे वेन्या, तुम अपनी पत्नी को सच सच बताओ, क्या वो तुम तो नहीं थे जिसने वो सब किया? अच्छा, तो तुम भी मुझ पर संदेह करती हो, एक्सियोनोव ने कहा। अपने हाथों से अपना मुंह छिपाते हुए वो रो पड़ा। उसी समय एक सिपाही ये कहने के लिए आया कि पत्नी और बच्चों को अब चले जाना चाहिए। एक्सियोनोव ने अपने परिवार को आखिरी बार अलविदा कहा और वे चले गए। एक्सियोनोव को पत्नी से हुई बातचीत याद आई। वो बहुत दुखी हुआ कि उसकी पत्नी भी उस पर शक कर रही थी। उसने स्वयं से कहा, ऐसा लगता है कि केवल भगवान ही सत्य को जान सकता है। केवल वही है जिसके सामने हमें अपील करनी चाहिए और केवल उसी से दया की आशा है। एक्सियोनोव ने फिर कोई अपील दायर नहीं की। कहीं कोई आशा न बांधकर वो केवल भगवान से प्रार्थना करता रहा। एक्सियोनोव को कोड़े से मारने की सजा दी गई और उसे खदानों पर भेज दिया गया। उसे कोड़े मारे गए और जब कोड़ों के घाव भर गए तो उसे दूसरे अपराधियों के साथ साइबेरिया ले जाया गया। 26 साल तक एक्सियोनोव साइबेरिया में एक अपराधी के रूप में रहा। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद हो गए, उसकी दाढ़ी बढ़कर लंबी, विरल और सफेद हो गई। उसकी सारी हंसी खुशी जाती रही। उसके कंधे झुक गए। वो धीरे धीरे चलता और कम बोलता। वो अक्सर प्रार्थना करता दिखाई देता था। कैद खाने में एक्सियोनोव चिलते बनाना सीख गया था। कुछ कमा भी लेता था। उस थोड़ी सी कमाई से उसने द लाइव्स ऑफ द सेंट्स खरीदी। जब भी जेल में पर्याप्त रोशनी रहती, वो उस पुस्तक को पढ़ता और रविवार को जेल के चर्च में पाठ पढ़ता। चर्च की गायन मंडली के साथ वो भी गाता। उसकी आवाज़ अब भी अच्छी थी। जेल के अधिकारी उसकी विनम्रता के कारण उसे पसंद करते थे। उसके साथी कैदी भी उसका आदर करते थे। वे उसे दादा अथवा संत कहते थे। जब भी उन्हें जेल अधिकारियों को किसी भी प्रकार की फरियाद करनी होती, वे एक्सियोनोव को अपना प्रवक्ता बनाते और जब कैदियों में आपस में झगड़ा होता, निपटारे के लिए वे उसके पास आते थे। एक्सियोनोव को अपने घर परिवार की कोई सूचना नहीं थी। उसे यह भी मालूम नहीं था कि उसकी पत्नी और बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं। एक दिन कैदियों की एक नई टोली कैद खाने में आई। शाम के समय पुराने कैदी नए कैदियों के इर्द गिर्द जमा हुए और पूछने लगे कि वे किस कस्बे अथवा शहर से आए हैं और उन्हें सजा किन किन कारणों से मिली है। साथ ही कैदियों के साथ एक्सियोनोव भी उन नवागंतुकों के पास बैठ गया और खिन्न मन से उनकी बातें सुनने लगा। उन नए अपराधियों में से एक ऊंचे कद का 60 साल का मजबूत काठी वाला आदमी, जिसकी सफेद दाढ़ी करीने से छटी हुई थी, दूसरे कैदियों को बता रहा था कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया था। अच्छा दोस्तों, उसने कहा, मैंने बस बर्फ गाड़ी से बंधे एक घोड़े को खोल लिया था और मुझे पकड़कर मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बात यह थी कि मैंने जल्दी घर पहुंचने के लिए घोड़ा लिया था और फिर उसे छोड़ दिया था। इसके अलावा गाड़ी का चालक मेरा मित्र था। मैंने उनसे कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा, तुमने उसे चुराया है, पर मैंने उसे कैसे या कहां से चुराया था वे नहीं बता पाए। एक बार जब वास्तव में मैंने कुछ गलत काम किया था, उस समय न्याय की दृष्टि से मुझे बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था, परंतु उस समय मैं नहीं पकड़ा गया। अब मुझे बिना किसी कारण के यहाँ भेज दिया गया। लेकिन ये सब झूठे सच्चे किस्से हैं। हाँ, मैं पहले भी साइबेरिया आ चुका हूँ, परंतु मैं ज्यादा समय नहीं रुका था। तुम कहाँ से हो? किसी ने पूछा। व्लादिमीर से। मेरा परिवार उसी कस्बे से है। मेरा नाम माकर है और वे मुझे सेम्योनिच कहकर भी बुलाते हैं। एक्सियोनोव ने अपना सिर उठाया और कहा, मुझे बताओ सेम्योनिच, क्या तुम व्लादिमीर कस्बे के एक्सियोनोव व्यापारियों के बारे में कुछ जानते हो? उन्हें जानते हो? अरे, अच्छी तरह से जानता हूँ। एक्सियोनोव परिवार काफी संपन्न है, हालांकि उनके पिता साइबेरिया में हैं, हमारी तरह ही एक गुनहगार। दादा, अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? एक्सियोनोव अपने दुर्भाग्य की चर्चा नहीं करना चाहता था। उसने बस आह भरी और कहा, अपने कुकर्मों की वजह से मैं 26 वर्षों से जेल में हूँ। कौन से कुकर्म माकर? सेम्योनिच ने पूछा। एक्सियोनोव ने केवल इतना कहा, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। वो इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता था, परंतु उसके साथियों ने नवागंतुकों को बता दिया कि एक्सियोनोव किस वजह से साइबेरिया लाया गया था, कैसे किसी ने एक व्यापारी की हत्या की और एक्सियोनोव के सामान में चाकू रख दिया और एक्सियोनोव को अन्यायपूर्वक अपराधी ठहरा दिया गया था। जब माकर सेम्योनिच ने ये सुना, उसने एक्सियोनोव को ध्यान से देखा, अपने घुटनों पर धौल जमाया और चिल्ला उठा, ओह, ये आश्चर्यजनक है, वास्तव में चकित कर देने वाला। पर तुम कितने बूढ़े हो गए हो दादा? वहां इकट्ठे कैदियों ने उससे पूछा, वो इतना आश्चर्यचकित क्यों है? उसने एक्सियोनोव को पहले कहाँ देखा था? परंतु माकर सेम्योनिच ने जवाब नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, ये आश्चर्यजनक है कि हम यहाँ मिले साथियों। इन शब्दों ने एक्सियोनोव को अचंभित कर दिया। क्या ये आदमी जानता है कि व्यापारी की हत्या किसने की थी? अतः उसने कहा,
सेम्योनिच, क्या तुमने उस घटना के बारे में सुना है या तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? ये संसार अफवाहों का भंडार है, परंतु ये बहुत पुरानी बात है जिसे मैं भूल चुका हूँ। शायद तुमने सुना हो उस व्यापारी की हत्या किसने की थी? अक्सियनोव ने पूछा। माकर सेम्योनिच हंसा और जवाब दिया, हत्यारा वही होना चाहिए जिसके बैग में चाकू पाया गया। अगर किसी और ने वहां चाकू छिपाया, जैसे कि कहावत है, जब तक पकड़ा नहीं जाता वो चोर नहीं है। कोई तुम्हारे बैग में चाकू कैसे रख सकता था, जबकि वो तुम्हारे सिर के नीचे था? कोई ऐसा करता तो निश्चित रूप से तुम नींद से जाग जाते। जब अक्सियानोव ने इन शब्दों को सुना, उसे लगा कि निस्संदेह यही वो आदमी है जिसने उस व्यापारी की हत्या की थी। वो वहां से उठकर चला गया। पूरी रात अक्सियानोव ने जागते हुए बिताई। उसे बहुत ही दुख हुआ और तरह तरह के चित्र उसके मस्तिष्क में उभरे। उसकी पत्नी का वो चित्र सामने आया जब वो घर से मेले में जाने के लिए निकला था। उसने उसे देखा जैसे कि वो उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा और उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट उसके सामने उभरी। उसने उसे बोलते हुए सुना। फिर उसने अपने बच्चों को देखा, बिल्कुल छोटे, जैसे वो उस समय थे। एक छोटा सा झबला पहने हुए, दूसरा अपनी माँ की छाती से चिपटा हुआ। फिर उसने अपने आप को याद किया जैसा वो वर्षों पहले हुआ करता था, हंसता मुस्कुराता मस्त मौला युवक। उसे याद आया कैसे वो सराय के अहाते में गिटार बजा रहा था जहां उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके मस्तिष्क में वो स्थान कौंधा जहां उस पर कोड़े बरसाए गए थे। और याद आया वो जल्लाद, आसपास खड़े लोग और जंजीरें, अपराधी, जेल में बीते समस्त 26 वर्ष और अपना असामयिक बुढ़ापा। इन विचारों ने उसे इतना शोक संतप्त कर दिया था कि वो स्वयं को मारने के लिए तैयार हो गया था। ये सब उस बदमाश की करतूत है, अक्सियानोव ने सोचा। वो माकर सेम्योनिच पर इतना अधिक क्रोधित था कि उसके भीतर माकर से बदला लेने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। पूरी रात उसने प्रार्थनाओं को दोहराया, परंतु उसे शांति नहीं मिली। अगले दिन वो माकर सेम्योनिच से दूर दूर ही रहा, उसकी ओर देखा भी नहीं। इस तरह एक पखवाड़ा निकल गया। अक्सियानोव रात को सो नहीं पाता था। वो इतना दुखी और बेचैन था कि उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। एक रात जब वो जेल में चहलकदमी कर रहा था, उसने नोटिस किया कि जिन तख्तों पर कैदी सोते थे, उनमें से एक तख्त के नीचे से मिट्टी बाहर आ रही थी। वो देखने के लिए झुका कि अचानक माकर सेम्योनिच उस तख्त के नीचे से रेंगता हुआ बाहर आया और भयभीत नजरों से अक्सियानोव को देखा। अक्सियानोव ने बिना उसे देखे वहां से जाने की कोशिश की, मगर माकर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बताया कि उसने दीवार के नीचे एक गड्ढा खोदा था और मिट्टी को वहां से हटाने के लिए वो उसे अपने ऊंचे बूटों में भर लेता था, और जब कैदियों को काम के लिए ले जाया जाता था वो हर रोज उसे सड़क के किनारे खाली कर देता था। बूढ़े आदमी, बस तुम चुप रहना, चाहो तो तुम भी भाग जाना। अगर तुमने ये भेद खोला तो वे मेरी चमड़ी उधेड़ कर मुझे मार डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अवश्य खत्म कर दूंगा। अक्सियानोव ने जैसे ही अपने दुश्मन को देखा, वो क्रोध के मारे कांपने लगा। उसने ये कहते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया, मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें मुझे मारने की आवश्यकता नहीं है। तुमने मुझे वर्षों पहले मार दिया था। जहां तक तुम्हारे भेद खोलने की बात है, मैं भेद खोल सकता हूं और नहीं भी, जैसा भगवान का आदेश होगा। अगले दिन जब कैदियों को काम पर ले जाया जा रहा था, रक्षक दल के सिपाहियों ने नोटिस किया कि उन कैदियों में से किसी एक ने अपने बूटों में से मिट्टी सड़क पर गिराई थी। कैद खाने में खोजबीन की गई तो सुरंग मिल गई। जेलर आया और सभी कैदियों से पूछताछ की, ये जानने के लिए कि सुरंग किसने खोदी थी। उन सभी ने किसी प्रकार की जानकारी होने से इनकार कर दिया। जिन्हें मालूम था वे भी प्रकट नहीं कर रहे थे। वे जानते थे कि माकर सेम्योनिच को कोड़े मार मार कर अधमरा कर दिया जाएगा। आखिरकार जेल नियंत्रक अक्सियानोव की तरफ मुड़ा, जिसे वो एक अच्छा व्यक्ति समझता था, और कहा, तुम एक सच्चे बुजुर्ग इंसान हो। ईश्वर को साक्षी मानकर मुझे बताओ, गड्ढा किसने खोदा है? माकर सेम्योनिच जेलर की ओर ताकते हुए, कनखियों से अक्सियानोव को देखते हुए इस तरह से खड़ा था जैसे कि उसे कोई मतलब नहीं हो। अक्सियानोव के होंठ और हाथ कांप रहे थे। काफी समय तक वो एक शब्द नहीं बोल पाया। उसने सोचा, मैं उस व्यक्ति के कृत्य पर पर्दा क्यों डालूं जिसने मेरा जीवन बर्बाद किया है? जो कुछ मुझे भुगतना पड़ा है उसका मूल्य उसे चुकाने दो, परंतु अगर मैं बताता हूं तो शायद कोड़े मार मार कर वे उसे खत्म ही कर देंगे। हो सकता है कि मेरा उस पर संदेह गलत हो। आखिरकार इससे मेरा कौन सा भला होने वाला है? अच्छे बुजुर्ग व्यक्ति, जेलर ने दोहराया, मुझे सच सच बताओ, दीवार के नीचे खुदाई कौन कर रहा है? अक्सियानोव ने एक उचटती नजर माकर सेम्योनिच पर डाली और कहा,
मैं नहीं बता सकता हूँ मेरे हाकिम, भगवान की ये इच्छा नहीं है कि मैं बताऊं। आप जैसा चाहें वैसा मेरे साथ करें, मैं आपके हाथों में हूँ। हालांकि जेलर ने पूरी कोशिश की, अक्सियनोव ने आगे कुछ नहीं कहा, इसलिए उस मामले को छोड़ देना पड़ा। उस रात जब अक्सियनोव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसे झपकी ही आई थी कि कोई चुपके से आकर उसके बिस्तर पर बैठ गया। उसने अंधेरे में ध्यान से देखा तो माकर को पहचान लिया। तुम मुझसे अब और क्या चाहते हो? अक्सियनोव ने पूछा। तुम यहाँ क्यों आए हो? माकर सेम्योनिच कुछ नहीं बोला। अक्सियनोव उठकर बैठ गया और कहा, तुम क्या चाहते हो? चले जाओ, नहीं तो मैं गार्ड को बुलाऊंगा। माकर सेम्योनिच अक्सियनोव के करीब आया और झुककर दबी जबान में कहा, इवान दमित्री, मुझे माफ कर दो। किस लिए? अक्सियनोव ने पूछा। वो मैं ही था जिसने उस व्यापारी की हत्या की और चाकू तुम्हारे सामान के बीच में छिपा दिया। मैं तुम्हें भी मार डालना चाहता था, लेकिन बाहर कुछ शोरगुल सुनाई दिया, इसलिए मैंने चाकू तुम्हारे बैग में छिपा दिया और खिड़की से कूदकर भाग गया। अक्सियनोव शांत था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। माकर सेम्योनिच अक्सियनोव के बिस्तर से नीचे खिसक गया और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। इवान दमित्री, मुझे माफ कर दो, ईश्वर के खातिर मुझे माफ कर दो। मैं अपने गुनाह कबूल करूंगा कि मैंने ही उस व्यापारी की हत्या की। तुम छोड़ दिए जाओगे और घर जा सकोगे। तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, अक्सियनोव ने कहा, लेकिन तुम्हारे कारण मैंने इन 26 वर्षों में असहनीय दुख भोगा है। अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरे बच्चे मुझे भूल चुके हैं, मुझे कहीं नहीं जाना है। माकर सेम्योनिच खड़ा नहीं हुआ, बस अपना सिर फर्श पर पटकने लगा। इवान दमित्री, मुझे माफ कर दो, वो चिल्लाया। जब वे मुझ पर कोड़े बरसा रहे थे, उसे सहन करना इतना मुश्किल नहीं था जितना अब तुम्हें देखकर। फिर भी तुमने मुझ पर दया की और भेद नहीं खोला। क्राइस्ट के खातिर मुझे माफ कर दो, मुझ कमीने को। और वो सुबक सुबक कर रोने लगा। जब अक्सियनोव को उसके सुबकने की आवाज सुनाई दी, वो भी रोने लगा। ईश्वर तुम्हें क्षमा करेगा, उसने कहा। हो सकता है मैं तुमसे 100 गुना अधिक बुरा हूं। इन शब्दों के साथ उसका हृदय हल्का हो गया और उसकी घर जाने की इच्छा खत्म हो गई। जेल से छूटने की इच्छा भी शेष नहीं थी, उसे बस अपने अंतिम समय का इंतजार था। अक्सियनोव ने जो कुछ कहा था, बावजूद उसके, माकर सेम्योनिच ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन जब उसकी रिहाई के आदेश आए, उससे पहले अक्सियनोव की मृत्यु हो चुकी थी।